हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोशन का अगला पार्ट है। पिछले पार्ट में जो बताया थे उससे आगे का पार्ट हमने आज के वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके एसीएफ ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित जो आज का टॉपिक है उसको कंप्लीट कराते हैं। तो शुरुआत होता है आज का टॉपिक बल आघूर्ण के साथ। बल आघूर्ण होता क्या चीज़ है? तो बल आघूर्ण क्या होता है कि किसी बल द्वारा एक पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी बल द्वारा किसी एक पिंड को अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को परिभाषित करने के साथ साथ इसको सूत्र रूप में क्या लिख सकते हैं? बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल बाहु। क्या लिख सकते हैं? बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल बाहु। अर्थात कहना यह चाह रहा है इस सूत्र के माध्यम से कि यदि बल को अक्ष से जितनी दूरी पर रखेंगे, बल को अक्ष से जितनी दूरी पर रखेंगे उसका बल आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, बल को किसी अक्ष से जितनी दूरी पर लगाएंगे उसका बल आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। अब बल को अधिक दूरी पर रखने की बात हमने कही है और उसका बल आघूर्ण अधिक होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घर में यूज करने वाले जांता को देखा होगा। जांता में क्या करते हैं कि उसका जो हैंडल रहता है अर्थात जो हत्था रहता है उस हत्था को कील से दूर लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जब आप उसका यूज करो तो उस कंडीशन में आपको कम बल लगाने की जरूरत हो। ठीक है, ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होगी, जितना कम बल लगेगा उतना बल आघूर्ण अधिक होगा। ठीक, दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आपने हैंड पंप देखा होगा, ठीक है, जिससे पानी निकलता है। हैंड पंप देखा होगा, उस हैंड पंप का जो हत्था रहता है वो लंबा रहता है। हत्थे को लंबा क्यों रखते हैं? ताकि जब आप पानी निकालो उससे तो आपको कम बल लगाना पड़े। यदि छोटा हत्था रहेगा ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बल आघूर्ण के दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला देखने को मिलता है बल आघूर्ण सिद्धांत। बल आघूर्ण सिद्धांत क्या कहता है? बल आघूर्ण सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र अवस्था में वामावर्ती आघूर्णों का योग, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में वामावर्ती आघूर्णों का योग दक्षिणावर्ती आघूर्णों के योग के बराबर होता है। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में कोई भी बल क्या करेगा? वामावर्ती आघूर्णों का योग उसके दक्षिणावर्ती आघूर्णों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा बल युग्म। बल युग्म क्या होता है? तो बल युग्म के बारे में बताना चाहूंगा कि किसी भी वस्तु पर क्या होता है कि दो बराबर बल और विपरीत, ठीक है, दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगने वाले बल क्या करें? कार्य करें, तो उन दो समानांतर बलों को ही बल युग्म कहते हैं। क्या कि किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगने वाले बलों को लगाया जाए तो उस कंडीशन पर दोनों बलों को समानांतर बलों को क्या कहेंगे? बल युग्म कहेंगे। ठीक है, और बल युग्म के लिए फार्मूला क्या होगा कि बल युग्म बराबर बल गुणित बल युग्म भुजा। क्या होगा? बल युग्म बराबर बल गुणित बल युग्म भुजा। इसका SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, बल युग्म के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। यदि इसके उदाहरण के साथ इसको समझें तो इसका उदाहरण क्या होगा बल युग्म का? तो आप लोगों ने देखा होगा पेन का जैसे ढक्कन है, ये इसको पेन मान लेते हैं। ठीक है, पेन का ढक्कन जब हम निकालते हैं तो ये ढक्कन जो निकल रहा है और ये जो पेन निकल रहा है दोनों का बल जो क्या होगा? बराबर होगा, किंतु बल आपस में बराबर है किंतु विपरीत दिशा में लग रहा है दोनों विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार के विपरीत दिशा में लगने वाले तथा बराबर बलों के जो समानांतर बल रहेंगे दोनों बलों को आपस में क्या कहेंगे? बल युग्म कहेंगे। ठीक है, अगला आता है हमारा सरल मशीन। सरल मशीन क्या होता है? सरल मशीन के बारे में देखें तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर हम क्या करेंगे? किसी वस्तु के किसी बिंदु पर हम बल लगाएंगे। ठीक है, कोई वस्तु रखा हुआ है उसके किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर हम बल लगाएंगे और बल लगाने के पश्चात उसके किसी भी बिंदु पर रखे हुए किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को हम उठा सकते हैं। क्या बोल रहा है सरल मशीन? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से किसी बिंदु पर हम बल लगाकर उसके किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठा सकते हैं। ठीक है, ये होता है सरल मशीन। ठीक है, अब चूंकि हम अन्य बिंदु पर रख कर क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे बिंदु के भार को उठा रहे हैं तो उसमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है। तो मशीन द्वारा क्या होता है कि हम अधिक से अधिक भार को तो उठा सकते हैं, किंतु इसमें होता क्या चीज़ है कि इनपुट एनर्जी जो होती है वो आउटपुट एनर्जी की अपेक्षा अधिक लगती है। क्या होती है? इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी की अपेक्षा अधिक लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एनर्जी अधिक लगती है, इनपुट एनर्जी, उसका कारण यह है
कि इसमें से कुछ एनर्जी तो जो है वो घर्षण बल जो है उसके विरोध में चली जाती है। ठीक है, जो एनर्जी लगती है उसमें से कुछ एनर्जी घर्षण बल के विरोध में ही चली जाती है, इसीलिए इनपुट एनर्जी ज़्यादा लगती है जबकि आउटपुट एनर्जी उसकी अपेक्षा कम लगती है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ हमने बोला कि इनपुट एनर्जी ज़्यादा लग रही है और आउटपुट एनर्जी उसकी अपेक्षा कम लग रही है, इसका मतलब यह हो रहा है कि इसकी एफिशिएंसी अर्थात दक्षता 100% नहीं मिल पा रही है। ठीक है, क्योंकि इनपुट एनर्जी ज़्यादा और आउटपुट एनर्जी कम, इसीलिए एफिशिएंसी कम हमें क्या मिलेगी, दक्षता जो है 100% ना मिलकर उससे कम मिलेगी। ठीक है, तो यह इसकी दक्षता 100% हमें नहीं मिल पाएगी। और दक्षता किस प्रकार मापा जाता है, तो दक्षता के मापने के लिए इसका एक फार्मूला मिला है कि दक्षता क्या होता है, किसी बिंदु पर किया गया कार्य उस बिंदु पर लगाई गई कुल ऊर्जा के अनुपात के रूप में रहता है तथा दोनों का गुणनफल 100 के बराबर होता है। ठीक है, तब इसकी हम दक्षता निकाल सकते हैं। और किसी भी वस्तु में 100% दक्षता नहीं मिलती है, मिलती है तो केवल आदर्श वस्तु में, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब इसके पश्चात यदि हम बल आघूर्ण के सिद्धांत पर यह कार्य करते हैं तो हमने बता लिया था। इसके उदाहरण को देखें, सरल मशीन के उदाहरण को, तो सरल मशीन के उदाहरण के रूप में क्या देखने को मिलता है, उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू जैक। उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू जैक जैसे वस्तुएं क्या होती हैं, सरल मशीन का उदाहरण है। ठीक है, इतनी जानकारी प्राप्त होती है सरल मशीन के बारे में। अगला उत्तोलक। अब उत्तोलक क्या होता है, ये जो उत्तोलक है यह सरल मशीन का ही एक पार्ट है, अर्थात यह सरल मशीन ही है उत्तोलक। अभी हमने बताया यह सरल मशीन होता है। तो उत्तोलक के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उत्तोलक होता क्या चीज़ है, तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ के रूप में होती है। ठीक है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ के रूप में होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक किसी बिंदु के चारों ओर क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, जो स्वतंत्रता पूर्वक किसी बिंदु के चारों ओर रोटेशन कर सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सरोता, कैंची, चिमटा इत्यादि। और उत्तोलक के प्रमुख 3 भाग होते हैं, प्रमुख 3 बिंदु होते हैं। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं, आलम्ब, आयास और भार। ठीक, अब एक एक को डिटेल से देखते हैं। आलम्ब क्या होता है, तो आलम्ब क्या होता है, जिस बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक रोटेशन किया जाता है वह आलम्ब कहलाता है। ठीक है, जिस बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक रोटेशन किया जाता है वह आलम्ब कहलाता है। आयास क्या होता है, आयास जिस बल के माध्यम से या जिस बल के थ्रू क्या करते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक रोटेशन किया जाता है वह बल आयास कहलाता है। और भार क्या होता है, तो किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य भार के बराबर होता है। इस प्रकार से तीनों की जानकारी मिल जाती है। आलम्ब क्या होता है, वह बिंदु होता है जिसके चारों तरफ रोटेशन किया जाता है। आयास क्या होता है, तो वह बल जिसके माध्यम से रोटेशन किया जाता है। और भार क्या होता है, तो उस पर किया गया कार्य होता है। ठीक, अब उसके पश्चात जानकारी मिलती है हमें अगले टॉपिक में, क्या, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, यदि हम इसके उत्तोलक के सिद्धांत के बारे में बात करें तो उत्तोलक का सिद्धांत क्या कहता है, उत्तोलक का सिद्धांत कहता है कि उत्तोलक का सिद्धांत यह बतलाता है कि उत्तोलक का आयास और उसकी आयास भुजा का गुणनफल उसके भार और भार भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। उत्तोलक का सिद्धांत क्या कहता है कि आयास और आयास भुजा का गुणनफल उसके भार और भार भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें यांत्रिक लाभ के बारे में, तो यांत्रिक लाभ के बारे में जानकारी मिलती है कि यांत्रिक लाभ जो है किसी वस्तु के भार तथा उसके आयास के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है यांत्रिक भार, यांत्रिक लाभ जो है उसके भार तथा उसके आयास के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करें, उत्तोलक के प्रकारों के बारे में, तो उत्तोलक के प्रकारों के बारे में चर्चा करने पर जानकारी प्राप्त होती है कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं जिनको श्रेणियों के रूप में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जिनके उदाहरण हमने ऊपर में देख लिए हैं। कौन कौन सा है उदाहरण, तो सरोता है, कैंची है और चिमटा है। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के क्या है, उत्तोलक के उदाहरण है। ठीक है, इतनी जानकारी प्राप्त होती है आज के टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।